प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, गीता अनवरत रूप से बड़बड़ कर रही थी। ससुर जी के कानों में उसकी चुभने वाली आवाज अत्यंत द्रवित करते हुए कुछ बोलने के लिए मजबूर करने को तत्पर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जगदीश प्रसाद जी का गुस्सा अभी फूट पड़ेगा, पर जगदीश प्रसाद जी जो कि उसके ससुर थे, अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। दरअसल बात यह थी कि जगदीश प्रसाद जी का 4 दिन से दांत भयंकर दर्द कर रहा था। दाढ़ दुख रही थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक दर्द नहीं कम होगा तब तक हम दांत नहीं निकालेंगे। कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां ले लो, 7 दिन का कोर्स उन्होंने दे दिया था, उसके बाद में अपन दांत निकाल देंगे। पर ये 4 दिन से जो उनकी हालत थी, दवाई खाने के बाद भी भयंकर पीड़ा हो रही थी, कुछ भी चबाया नहीं जा रहा था। और ऐसी स्थिति में गीता ने उनके सामने थाली रख दी थी जिसमें 2 रोटियां और सूखी सब्जी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को छुआ भी नहीं। उन्होंने कहा था, गीता बेटा के मेरे जबड़े में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम कुछ दलिया वगैरह बना दो जिससे मैं आसानी से निगल सकूं। रोटी मुझसे चबाई नहीं जाएगी। पर गीता उल्टा उन्हीं को 1-2 सुना रही थी, नखरे कितने हैं इनके खाने पीने के भी, अब इनके लिए अलग से कुछ बनाओ, मेरे से तो ये सब नहीं होने वाला है। जो मन में आया वो बोले जा रही थी। उसे ये नहीं महसूस हो रहा था कि ससुर जी के दाढ़ के अंदर भयंकर पीड़ा हो रही है और वो रोटी नहीं खा सकते। खैर, ससुर जी जगदीश प्रसाद जी भूखे ही दर्द के मारे सो गए। पर गीता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दरअसल बात यह थी कि कांता जी जो कि जगदीश प्रसाद जी की पत्नी थी, वे असमय में ही जगदीश प्रसाद जी को विदुर बना के चली गई। अकस्मात उसका निधन होने के कारण से जगदीश प्रसाद जी टूट गए थे। जगदीश प्रसाद जी एक सरकारी कार्यालय के अंदर सेवारत थे। अच्छी खासी उनको पेंशन भी मिल रही थी। और जब वे सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहे थे, तभी कांता जी ने जबरदस्ती बोल बोल के उनसे अपने लिए एक मकान बनवा लिया था। कुछ कर्जा लेके बनाया, कुछ दोस्तों ने मदद की, कुछ कांता जी ने अपने सोने चांदी के गहने बेच दिए और इस तरह से उन्होंने मकान बना लिया था। धीरे धीरे जगदीश प्रसाद जी को जब 3 बेटे हुए, अनिल, सुनील और राजेश, तो तीनों बच्चों की पढ़ाई के अंदर उन्होंने भरपूर ध्यान दिया और तीनों एक ही जगह रहेंगे, साथ के साथ और अलग की अलग फ्यूचर का सोचकर उन्होंने 2 मंजिल और बढ़ा ली थी। पर घर के सपने को साकार होने के पश्चात कांता जी ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका सपना तो साकार हो गया था, पर पीछे जगदीश जी का क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से मेरे बिना ये रहेंगे, क्योंकि जब तक वो थी, तीनों बहुएं उनके पास आती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनका हाथ बटाती थी। पर धीरे 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 कांता जी के जाने के बाद जो सन त्योहारों के ऊपर इकट्ठा होते थे, अब तो सन त्योहारों पर भी कोई किसी से मिलता नहीं था। नीचे के मकान में, अर्थात छोटा जो था अनिल,
उसके मकान में जगदीश प्रसाद जी रहते थे। तो अनिल की पत्नी बोली कि अब मेरे से ये सब नहीं होगा, मेरे अकेले के ससुर जी नहीं है, तुम्हारे भी है, और तुम दोनों जेठानियां तो ऐसे ही आ जाती हो हाथ हिलाते हुए, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बात दोनों ने कहा कि अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब 2-2 महीना ससुर जी हर एक के पास रहेंगे। ससुर जी को यह भी चिंता खाए जा रही थी कि इस तरफ दर्द हो रहा है और जो भी खर्चा होता था जगदीश प्रसाद जी अपने पेंशन से खर्चा करते थे। पर थोड़ा बहुत यदि ज्यादा हो गया, डॉक्टर वगैरह के जाना पड़ा इस उम्र में, तो जिस बेटे के पास वो रहते थे उसी को खर्चा उठाना पड़ता था। ऐसी हालत में अब उनकी तरफ नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यदि मंथ एंड के अंदर उनको ज्यादा तकलीफ होती तो उनको वो तकलीफ सहन ही करने देते थे, ये सोचकर कि अब तो मझले के पास जाएंगे, फिर उसके बाद में बड़े के पास जाएंगे, मैं क्यों इनका खर्चा उठाऊं। ऐसा करके उनकी उपेक्षा होने लगी। ये सब देखकर आज जगदीश प्रसाद जी जब तकलीफ हो रही थी तो दलिया भी नहीं बना और 2 रोटी और सूखी सब्जी देखकर उन्होंने खाना नहीं खाया और सो गए। दूसरे दिन भी यही हालत थी तो जगदीश प्रसाद जी ने अपनी छड़ी उठाई और अपने बचपन के दोस्त उसके घर की तरफ निकल पड़े। कैलाशनाथ जो कि उनका बाल सखा था और एक तरह से इतना सुलझा हुआ विचारों का व्यक्तिमत्व वाला यह व्यक्ति था, उन्हें वो सही सलाह देता था। जगदीश प्रसाद जी ने सोचा कि चलो आज कैलाश से ही मिल लेता हूं, उससे अपनी सुख दुख की बातें करता हूं। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने हम उम्र के पास, हम अपने दोस्त के पास, हम अपने हमदम के पास अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं तो वो गम थोड़ा हमारा हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारे उस दर्द को वो ही समझ सकता है जो दर्द निवारण करने का उपाय भी बताए। ऐसे तो दर्द हम किसी के सामने बयां करते तो लोग तो दोस्तों नमक लेकर बैठे रहते, हमारे जख्मों के ऊपर और मसलते हैं ताकि हमें और ज्यादा पीड़ा हो। दोस्त हमेशा अपने दुख में दुखी होना चाहिए और उस दुख को हटाने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति और उपाय बताता है, वही सच्चा दोस्त होता है। जगदीश प्रसाद जी कैलाशनाथ जी के पास चले जाते हैं। कैलाशनाथ जी भी बोलते कि क्या बात है, आज कितने साल बाद तू मिला है, सब खैरियत तो है ना। जगदीश प्रसाद जी ने सब कुछ अपनी बात कैलाशनाथ के सामने रख दी। कैलाशनाथ ने कहा, मैं तुझे कई बार बोलता हूं यार कि तू डरता क्यों है, अभी तो तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ है। अरे इतनी बड़ी तेरी हवेली 3 मंजिला, वो कम से कम 1 CR की है, 1 करोड़ की है। क्यों तू तेरे बेटों के लिए मुहताज हो रहा है? बेच दे और उन सबको कह दे तुम्हारा अपना अपना देखो, सभी योग्य हो गए हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी अपने जॉब पर है, 1-1 2-2 बच्चे हो गए इन लोगों को। तेरी जब वो केयर नहीं करते तो तू क्यों केयर करता है? जगदीश प्रसाद जी ने कहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने इन लोगों के लिए तो बनाई, भला मैं कैसे बेच दूं? कैलाशनाथ जी ने कहा कि ऐसे नहीं होता है, जब अपने ऊपर आती है और तुम इतने संत्रस्त हो रहे हो, तुम्हें जब 2 जून रोटी भी चैन से नहीं मिलती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है उस घर में, तो क्या फायदा ऐसी संतति से? समझा बुझाकर जगदीश प्रसाद जी को कैलाशनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि फटाफट तुम उपमा बनाओ जब तक कि हम और चर्चा करते हैं। और एक रूम के अंदर ले जाकर जगदीश प्रसाद जी को विस्तृत रूप से अब क्या करना चाहिए, किस तरह से उस हवेली को तुम्हें बेच देना है, सब कुछ प्लान समझा दिया। इस बीच कैलाशनाथ जी को पता चला कि
3-4 दिन के बाद में तीनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में 15 दिन के लिए घूमने को जा रहे हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हें तुम्हारी यह बिल्डिंग बेच देनी है, क्योंकि मेरा जो बेटा है, कैलाश नाथ जी कहते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर वाले का अच्छा दोस्त है, उसकी बहुत अच्छी पहचान है, तो तुम्हारा मकान तो 5 दिन के अंदर वो बेच के मोकला हो जाएगा। जगदीश प्रसाद जी की बात सुनकर, जगदीश प्रसाद जी अपने कैलाश नाथ जी की बात सुनकर घर पर आते हैं, अपनी पत्नी के छाया चित्र की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, मानो उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, मौन रूप से उससे बातें कर रहे हैं, और एक निर्णय, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि इनके जाते ही, और ये लोग भी, बच्चे भी जाने की तैयारी में व्यस्त थे, किसी को भी अपने पिताजी या अपने ससुर जी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी। कैसे रहेंगे, हमारे बाद में क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, किसी को परवाह नहीं, और किसी ने एक शब्द भी उनको पूछा नहीं। अपनी अपनी अटैचियां पैक की और उल्टा कहा, जैसे कोई चौकीदार हो, घर का ख्याल रखना, हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं। और तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ निकल पड़ते हैं। बस अब जगदीश प्रसाद जी ने सोच लिया, अब सहनशीलता के पराकाष्ठा हो चुकी है, अब मैं नहीं सहन करूंगा। उन्होंने कैलाश नाथ जी के बेटे को बुलाया, घर दिखाया। कैलाश नाथ जी के बेटे ने तो उसी शाम को उसका सौदा फाइनल कर दिया। 5 दिन के अंदर तो 90 लाख के अंदर बेचा, क्योंकि 10 लाख उसका वैल्यूएशन होते हुए भी उन्होंने कम लिया, इसलिए सौदा फटाफट हो गया। सौदा पावती हो गई, 5 दिन के बाद खरीदी रखी गई, खरीदी हो गई, और जगदीश प्रसाद जी ने चाबियां सामने वाले को सौंप दी, जो भी है उसके साथ में दे दिया, तुमको जाओ, और अपन खुद वहां से निकल पड़े। ताला लग गया, नेम प्लेट दूसरे की लग गई जिसने खरीदा था। 15 दिन के पश्चात जब तीनों बेटे आए, गाड़ी रुकी घर के सामने, तो घर के बाहर नेम प्लेट किसी और की और ताला लगाया हुआ। बड़ा गुस्सा आया तीनों को, हम तो अपने ही घर में आए, घर किसका हो गया, किसने ले लिया, ये नेम प्लेट किसकी लग गई है, और पापा कहां चले गए, बुढ़ापा है, सटिया गए हैं, हमने कहा था घर का ध्यान रखना, और पता नहीं कहां घूम रहे होंगे, जरूर कैलाश नाथ जी के यहां पे गए होंगे। राजेश जो सबसे बड़ा बेटा था, भागा भागा कैलाश नाथ जी के पास गया, तो कैलाश नाथ जी ने कहा, मुझे तो बता के नहीं गया हो, पर इतना पता चला कि तुम्हारा वो घर बेच दिया गया है। तीनों भाइयों को काटो तो खून नहीं, अब क्या किया जाए। तीनों ने निर्णय लिया कि चलो कुछ दिन के लिए हम ससुराल चले जाते हैं, 2-4-5 दिन थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा, सोचते हैं क्या करना चाहिए, उसके बाद आते हैं। इस बीच कैलाश नाथ जी ने कहा, यदि मेरे पास कुछ समाचार आया, मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो मैं जरूर तुमको बता दूंगा, पर आज की तारीख में मुझे भी पता नहीं वे कहाँ हैं। तीनों भाई अपने अपने ससुराल चले गए। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन कैलाश नाथ जी का फोन राजेश के पास जाता है। कैलाश नाथ जी बोलते कि तुम्हारे पिताजी का पता चल गया है, तुम शाम तक मेरे ऑफिस में पहुंचो, मैं तुम्हें बताता हूं वे कहां है। शाम का किसको इंतजार था, कहां धैर्य था, तीनों भाई फटाफट निकले और दोपहर को ही आके कैलाश नाथ जी के ऑफिस में बैठ गए। कैलाश नाथ जी 5 बजे ऑफिस आते थे वापस, 12 बजे खाना खाने जाते थे, सुख चैन की जिंदगी थी उनकी। 5 बजे इन्हीं का वेट कर रहे थे। कैलाश नाथ जी के आते ही तीनों भाई खड़े हो गए, बोले कि अंकल कहाँ है पापा। तो उन्होंने हरिद्वार का पता दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का ही फोन आया था कि मैं अभी हरिद्वार में रहने को आ गया हूँ, कभी मौका आए तो जरूर आना मिलने को, तो इसलिए मैंने एड्रेस ले लिया और तुमको बता रहा। ठीक है अंकल, आपने बहुत अच्छा किया। तीनों भाई, तीनों बहुए और बच्चे गाड़ी लेकर जो एड्रेस दिया था वहां पर पहुंच गए।
जगदीश प्रसाद जी को पता था कि बेटा आएगा, क्योंकि कैलाशनाथ जी ने कह दिया कि अभी निकल गए। 2 BHK एकदम सुंदर खरीदा हुआ था उनका। एक बच्चा 11 साल का, जो कि अनाथ आश्रम से वे लेके आए थे। जैसे ही बेटे और बहू आए, गर्म जोशी के साथ जगदीश प्रसाद जी ने उनका स्वागत किया। दादा दादा करके बच्चे भी दादा से चिपक गए। सब मौन थे। बच्चे सोच रहे थे, बेटे सोच रहे थे, पिताजी ने आखिर आपने ऐसा क्यों किया, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। इस बीच गोपाल को जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि गोपाल बेटा देखो, घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करो। गोपाल सबके लिए पानी लेके आया। उसके बाद में गोपाल ने कहा कि बाबूजी हलवा बना दो। हलवा बनाया गया, पर वो हलवा ऐसा कि ऐसा प्लेट के साथ में पड़ा था, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। सबके मुंह पे मानो ताला लग गया हो। कोई कौन बोले, कौन पहल करे। खैर मौन व्रत तोड़ा जगदीश प्रसाद जी ने। जगदीश प्रसाद जी बोले, तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तीनों एक साथ बोल पड़े, हाँ पापा जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमें पूछा तक नहीं। जगदीश प्रसाद जी ने कहा, जो जो तुम्हारे मन के अंदर आज सवाल आ रहे ना, उस हर एक का जवाब देने के लिए मैंने तुमको यहां पे बुलाया है। और इसीलिए कैलाशनाथ जी को मैंने एड्रेस दिया ताकि तुम यहां आ सको। तुम्हारी मां जब तक थी तब तक मुझे किसी की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी मां मेरा पूरा ख्याल रखती थी। तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे लिए ही वो 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी। गीता को जब मैंने कहा कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, दलिया या ऐसा कुछ लिक्विड जैसा बना दो जिससे मैं बिना चबाए निगल सकूं और मेरा पेट की ज्वाला शांत कर सकूं, पर उसने मेरे सामने लाकर रोटी और सूखी सब्जी रख दी। ठीक है, ये आए दिन की बात है, पर जब दर्द है तब मैं सहन ही नहीं कर सकता, मैं खाऊंगा कैसे तुमको। पर मेरी किसी को चिंता ही नहीं थी। इतना ही नहीं, तुमने क्या, तुम्हारी माँ ने और मैंने, तुम 3 होने के बाद में 6 हो गए तुम 3 के, तो भी हमने तुमको एक सूत्र में बांध के रखा और तुमने मुझे 2-2 महीने के लिए बांट लिया। तुम एक भी मेरा पेट अच्छी तरह से नहीं भर सकते। और तुम्हें तकलीफ क्या थी, मैं तो अपने पेंशन से अपना गुजारा कर रहा था। जब मैं बीमार होता तो तुम सोचते कि अगली बारी तो इसकी है, सुनील की आने वाली है, राजेश की आने वाली है, तो अनिल की पत्नी सोचती कि नहीं अब वो इलाज करेंगे। ऐसी स्थिति मेरी कर दी तुमने। तो मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ में, और तुम्हारा क्या हक है उस बिल्डिंग के ऊपर। वो आज भी मेरे नाम से थी। मैं चाहूं जैसे उसका उपयोग कर सकता हूं, उपभोग कर सकता हूं। और मैंने वो बिल्डिंग 90 लाख में बेच दी, तो पापा आपने 10 लाख घाटे में क्यों दिया, मेरी मर्जी। मुझे वो पैसा लेकर मैंने अनाथ आश्रम में 15 लाख डोनेट कर दिए। 30 लाख का मैंने ये फ्लैट खरीदा। बाकी के पैसे मैंने बैंक में रख दिए ताकि उसके ब्याज से मेरा जो पेंशन आ रही है उससे मेरा जीवन का खर्चा आराम से चले। और ये जो गोपाल देख रहे हो ना, ये अनाथ आश्रम से लाया हुआ बच्चा है। अब ये बच्चा मेरी देखभाल कर रहा है और मैंने लिख के दे दिया अनाथ आश्रम को, मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी भी अनाथ आश्रम को सप्रेम भेंट के स्वरूप ले ली जाए। दे चुका हूं। तीनों भाइयों को काटो तो खून नहीं था, देखते रह गए। ससुर जी की एक एक बात गीता आदि तीनों बहुवे सुन रही थी, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमारी वजह से आज हमारे ससुर जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। और वो सचमुच में उनका निर्णय बहुत सही था। दोस्तों, समय आने पर हमारी ऐसी कहीं हालत ना हो जाए, इसलिए कभी भी अपना हाथ ऐसे बंद रखना। बंद मुट्ठी लाख की, जिस दिन खुल गई
हमारे पास अपने जीने के लिए कुछ नहीं रहा, हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि कारणभूत हम ही हैं। हमने बचपन से अपने बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए थे वो नहीं दिए, पर हमने उनके सपनों को साकार करने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। खून का पसीना करके हमने उनको पढ़ाया लिखाया और इस लेवल तक पहुंचा दिया, पर संस्कारों का अभाव होने के कारण से आज हमारी कहीं दुर्गति ना हो जाए। जगदीश प्रसाद जी, कैलाश नाथ जी जैसे दोस्त के मित्रता के कारण से संभल गए, पर हम नहीं संभले, हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, मैं मानता हूं जो कुछ हम कमा रहे हैं अपने बच्चों के खातिर कमा रहे हैं, पर हमें अपने लिए भी कमाना है और हमारे लिए कमाई हुई रकम हम अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, हम दुखियों के दुख को निवारण करने में दे सकते हैं, हम सोशल काम में लगा सकते हैं। उसका जो सुकून है, उसका जो आनंद है वो अद्वितीय है, शब्दों के अंदर मैं उसका वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, बच्चों के लिए करो क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, पर अपने आप के लिए जीना यदि हमने नहीं सीखा तो दोस्तों हम उस घानी के बेल की तरह बस परिवार के लिए सब कुछ करते रहेंगे, अपने आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने लिए जीना सीख गए, समझ लीजिए हमने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।